हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, जिसमें दिया गया है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? पदक्रम कहते हैं, अन्वय कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं या फिर विधेय कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अन्वय। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को हम क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा शब्द है जो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उत्क्षिप्त, पार्श्विक, सघोष या फिर ऊष्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा सघोष। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर यानी व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताना है। 2, 3, 5 या 6। इसका आंसर हो जाएगा 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समानाधिकरण ये बताना है कि ये किस अव्यय का भेद है। समुच्चयबोधक अव्यय का, क्रिया विशेषण अव्यय का, संबंधबोधक का या फिर विस्मयादिबोधक का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा समुच्चयबोधक अव्यय। जो समानाधिकरण है ये समुच्चयबोधक अव्यय का क्या है? एक भेद है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब देखिए पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम इसका एक वाक्य बना लेते हैं कि वाक्य किस प्रकार का बन रहा है। उसी से पता चल जाता है कि कोई भी शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ये लिंग कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 2 प्रकार की होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर यही संस्कृत में पूछा जाता है तो संस्कृत में 3 प्रकार की होती हैं। पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। तो इसमें बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दीमक, रात, वर्षा या फिर विधु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधु। अगला क्वेश्चन है जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों, क्या हों? स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े हुए हों और योजकों के द्वारा ये जुड़े गए हों। योजक एक चिन्ह होता है जो दोनों वाक्यों को परस्पर आपस में क्या करता है? जोड़ता है। तो उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं, मिश्रित उपवाक्य, संयुक्त उपवाक्य या फिर सरल वाक्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी ऑप्शन, सरल उपवाक्य। वो सॉरी, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये डी नहीं होगा, सी होगा, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? जब बोली का क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? बताना है। ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि या फिर क्षेत्रीय रूप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपभाषा, यानी बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती और ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? ना तो उसकी गणना स्वर में की जाती और ना व्यंजन में, उसे आगत, ऊष्म, अंतस्थ या फिर अयोग्यवाय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें हम अयोग्यवाय कहते हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वतंत्रियों के आधार पर बताना है व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया। 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसमें 2 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? जो भाववाचक संज्ञा होती है ये कितने प्रकार के शब्दों से बनती है?
4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 या फिर 6 प्रकार के? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 6 प्रकार के शब्दों से बनती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है वो 25, 30, 20 या फिर 35? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25। और ये 25 क्या है? यानी कि 5 वर्गों में बांटा गया। वर्ग कितने हैं? 5। और प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है? 5। तो कितने हो गए? 25। यानी ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए और आय का कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ, कंठतालब या फिर ओष्ठ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये देता हूँ कंठतालु, यानी कि कंठ और तालब से बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या फिर प्लुप्त? देखिए स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। तो बताना है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लुप्त स्वर। जैसे हम लिख दें ओम, तो इसको बोलने में क्या है? ये जो है हमारा, ये क्या है? प्लुप्त स्वर है। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तालु से बोले जाते हैं। बताना है गा, झा, ना या फिर मा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा झा। चा वर्ग जो होता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है, चा वर्ग। और इसके अंदर 5 व्यंजन आते हैं, चा, छा, जा, झा, या। ये पांचों कहाँ से बोले जाते हैं? तालव्य से बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? बताना है शब्द को, वर्ण को, अर्थ को या फिर मात्रा को? तो इसका जो आंसर हो जाएगा शब्द, यानी ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या फिर 5? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 प्रकार की। कौन कौन सी है बताना है। तो इसमें होगा यड़ संधि, गुण, वृद्धि और दीर्घ और अयाधि। ये पांचों क्या है? स्वर संधि के भेद हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 12, 16 या फिर 25? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 16 मात्राएं। अगला क्वेश्चन है कि छंद कितनी प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया या फिर रोला? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सवैया। अगला क्वेश्चन है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यत्ती। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।